स्तुति गाड़ी में बैठी हुई भी बस श्लोक की बातों के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो उसकी कैसे छूटना चाहती थी और आज वो छूट भी गई थी। लेकिन फिर भी क्यों उसे अब वो खुशी नहीं हो रही थी, जो कि एक कैदी को कैसे आज़ाद होने पर होती है। उसे ना जाने क्यों कुछ अधूरा लग रहा था, जो उसकी समझ से भी बाहर था। अपने घर वापस जाते हुए भी उस लोग के बारे में सोच रही थी, ना कि इस बारे में कि अब फाइनली वो अपने अपनों से मिलेगी, मोक्ष से मिलेगी। और इसके दिमाग में ये सब बातें आ ही नहीं रही थी। इसी तरह से ड्राइवर ने गाड़ी उसके घर से थोड़ी दूर पहुंचाकर रोक दी और बोला, मैम पहुंच गए। उसके 2-3 बार लगातार आवाज़ देने पर उसे होश आया और वो हड़बड़ाकर बाहर निकली और जल्दी से वहां से जाने लगी। तो ड्राइवर बोला, माफ़ी चाहता हूँ मैडम, जानता हूँ छोटा आदमी हूँ और आप लोगों में बोलने का कोई हक नहीं है। नौकर ही हूँ आखिर, लेकिन क्या करूँ, दिल में जो बात है वो कहे बिना रहा नहीं जाएगा, इसलिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए बस। उसकी बात सुनकर स्तुति को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। वो चुपचाप से खड़ी हो गई। तो ड्राइवर बोला, मैं जानता हूँ कि साहब ने आपको ऐसे ज़बरदस्ती अपने पास रखा, जो कि सरासर गलत था। लेकिन हमारे साहब जैसे खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो असल में बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। बाहर से जितने सख्त दिखाई पड़ते हैं, अंदर से उतने ही नर्म और प्यार भरे दिल वाले हैं वो। हम सबके लिए इतना करते हैं कि हम बता नहीं सकते। वो हमेशा ऐसे ही चुपचाप और कम बोलने वाले रहे हैं। ना ज़्यादा बोलना ना ही हंसना, बस अपने में ही मस्त रहते थे। हंसी मजाक से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रखते थे। लेकिन जब से आप आई हैं उनकी ज़िंदगी में, उनमें सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा था हमें। वो अब जैसे ज़िंदगी जीने लगे थे खुलकर, खुलकर हंसने भी लगे थे। और तो और हम सबको मजाक में चिढ़ाने भी लगे थे। आपको देखकर जो चमक आती है ना उनके चेहरे पर, वो कुछ अलग ही है। हमने उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा था पहले। अब आप जा रही हैं तो वो शायद फिर से पहले की तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि आज उनकी आंखों में देखा था मैंने, आपके जाने की बात से ही वो जैसे डर रहे थे। शायद आपने भी देखा हो वो खालीपन जो आज उनकी आंखों में था। एक बात और कहूँ, आज जो आप जा रही हैं ना, वो भी उनकी ही मर्जी है, क्योंकि वो आपको जाने देना चाहते हैं आपकी खुशी के कारण। वरना हमारे साथ चाहे तो आपको हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन उनके लिए शायद आप और आपकी खुशी ज़्यादा मायने रखती है अब, इसलिए उन्होंने खुद आपको जाने को कह दिया। वो आपको खुश देखना चाहते हैं और हम उनको। खैर, अब आप जाइए। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलता हूँ, कहते हुए वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। और स्तुति वहीं खड़ी फिर से सोचने लगी कि तभी एक गाड़ी उसके पास से गुजरते हुए एकदम रुक गई और उसमें से मोक्ष बाहर आया और जल्दी से उसके पास आ गया और हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने स्तुति सच में खड़ी है। वो भावुक होते हुए बोला, स्तुति तुम आ गई वापिस। उसने उसके चेहरे को प्यार से थाम लिया, जिससे स्तुति को अचानक होश आया और वो हड़बड़ा गई। वो हैरानी से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष प्यार से बोला, तुम अकेली कैसे आई और यहाँ खड़ी क्यों हो, और वापिस आई कैसे, छोड़ कैसे दिया उसने तुम्हें, बताओ मुझे। स्तुति धीरे से बोली, मैं भागकर आई हूँ। मोक्ष खुश होते हुए, क्या सच में? मुझे पता था कि मेरी स्तुति बहुत ही बहादुर है। वो उसकी नाक के नीचे से निकल कर आ जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसे थामते हुए बोला, चलो अब अंदर चलते हैं, सबको खुशी से पागल करते हैं। इतना कहकर वो उसे लेकर अंदर चल पड़ा। स्तुति खामोशी से बस उसके साथ चल दी। वो जैसे ही अंदर पहुंची तो सामने किचन में से चाय की ट्रे पकड़कर बाहर आते हुए वंदना की नज़र स्तुति पर पड़ी। तो खुशी और हैरानी के कारण उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो भागते हुए उसके पास आई और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, दी, आप आप आ गई। जीजू आप ले आए दी को। मुझे पता था आप जरूर लेकर आएंगे मेरी दी को। उसके इतना कहते ही स्तुति ने उसे पकड़कर कसकर गले से लगा लिया और दोनों बहनें रो पड़ीं। बंदा तो स्तुति को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कुछ देर बाद उससे अलग हुई और उसके चेहरे को छूते हुए बोली, दी आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई ना किडनैपर्स ने?
बताइए आप ठीक है ना? स्तुति उसे शांत करते हुए बोली। बंधु मैं ठीक हूँ, तू पैनिक मत कर अभी। तभी बन्ना जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी और उसके मम्मी पापा और बाकी सब भी बाहर आए और स्तुति को देखकर खुश और हैरान दोनों हो गए। उसकी माँ तो दौड़ते हुए आई और रोते हुए उसके गले से लग गई। स्तुति भी रोने लगी। उसके पापा भी उसे देखकर भावुक हो गए और मोक्ष के मॉम डैड भी बहुत खुश हुए उसे सही सलामत देखकर। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में बैठे और स्तुति को पैम्पर करने लगे। उसे खिलाने पिलाने लगे जैसे वो कितनों सालों की भूखी हो। आखिर कुछ ही दिन तो हुए थे उसे गए हुए, लेकिन फिर भी सब सालों जैसा प्यार लुटा रहे थे उस पर। लेकिन वो न जाने कहाँ खोई हुई थी, जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। इतने लोगों में बैठ कर भी वो सिर्फ फिजिकली वहाँ मौजूद थी, मेंटली नहीं। मोक्ष ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन सबके बीच वो कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए चुप रहा। स्तुति की माँ तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी और बंदा भी उसके पास ही बैठी थी। बंदा ने बातों ही बातों में पूछ लिया, दी आप थे कहाँ इतने दिनों से? और उस दिन आखिर हुआ क्या था? कैसे आपको किडनैप किया गया और किसने? और अब आपको छोड़ कैसे दिया? और कहीं उन लोगों ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई ना? हमें बताइए, ताकि हम उसे ढूंढकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। और मैं तो उसका सर ही फोड़ दूंगी। आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी दी को किडनैप करने की? उसे मार मार कर उसका भरता बना। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि स्तुति एकदम से सोफे पर से उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, इनफ इज इनफ बंधु, अब बस भी करना। कब से कुछ भी बोले जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। और क्या करोगी जानकर ये सब? क्या आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं कि मैं आ गई हूँ वापिस सही सलामत? अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और अगर किसी ने इस बारे में बात करनी है तो मुझसे बात ना करे। मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। मेरा सर दर्द कर रहा है और प्लीज मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी नहीं। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने वहां से सीधे अपने रूम में चली गई। स्तुति की माँ बोली, इसे क्या हुआ है? हम सब तो इसके आने से खुशी हैं, और ऐसा क्या गलत पूछ लिया बंधु ने आखिर, जो ये इतना चिढ़ रही है? मोक्ष उन्हें समझाते हुए बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, वो बस थोड़ी डिस्टर्ब है। इतना सब कुछ अचानक से हो गया, इसलिए हैंडल नहीं कर पा रही है, दिमाग पर प्रेशर ले रही है। मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन अभी उसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। और अब हम सब टेंशन फ्री है ना कि हमारी स्तुति सही सलामत वापस आ गई है। तो अब आप लोग भी जाकर आराम करो, और उसे थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना हमें। इसलिए बस अभी सब लोग आराम कीजिए और टेंशन फ्री रहिए, हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। इतना कहकर उसने सबको जबरदस्ती भेज तो दिया था आराम करने, लेकिन सच तो ये था कि उसे खुद स्तुति का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। वो वहीं बैठा सोच में पड़ गया। स्तुति के जाने के बाद श्लोक उस रूम में गया जहाँ उसने स्तुति को रखा था और रूम को गौर से देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ही तो स्तुति यहीं थी उसके सामने, और अभी कोई नहीं था वहां, वो अकेला ही था बस। स्तुति का वहां से चले जाना उसके लिए आम बात नहीं थी। नजरें आधी हो चुकी थी उसकी, दिल मोहताज हो चुका था उसकी मौजूदगी का। वो वहीं बैठ के पास गया और वहां बैठ गया और उसे हाथ से छूने लगा, जैसे इस वक्त स्तुति वहीं हो। उसके एहसास को महसूस करने लगा। तभी उसकी नज़र बेड शीट से अटकी हुई छोटी सी झुमकी पर पड़ी, जो कि शायद स्तुति की ही थी। उसने उसे उठाया और देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, अपनी निशानी छोड़कर गई हो जान, जानती थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें मिस करूंगा, इसलिए। लेकिन याद तो अभी भी आ रही है तुम्हारी, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ तुम हो, और मेरा गुजारा इन चीज़ों से नहीं होने वाला। मुझे तुम चाहिए और सिर्फ तुम ही चाहिए, हर कीमत पर। पता ही नहीं चला कि तुम कब सच में मेरी जान बन गई, और अब मेरा जुनून, मेरा दीवानापन, मेरी जिंदगी तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम्हारे बिना जीना क्या, जीने का सोचना भी नहीं चाहता मैं। इसलिए तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। कोई लाख कोशिश कर ले तुम्हें मुझसे छीनने की, लेकिन किसी की कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर देना जान, अगर गलती से कभी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो मैंने, या आगे कभी मेरी वजह से तुम हर्ट हो। क्योंकि अब तुम्हें पाने के सफर में निकलूंगा तो यकीनन कईयों को तकलीफ पहुंच सकती है। फिर खड़े होकर बोला, अब यह श्लोक अपनी स्तुति के बिना नहीं रह सकता है।
जान, इसलिए वो उसे वापस लेकर आएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। इतना कहकर उसने उस झुमकी को प्यार से चूमा और अपनी पॉकेट में डाल लिया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो कॉल ऑफिस से था। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने उसे मास्टर कहकर कुछ बताया। तो वो बोला, थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ, आज आखिरी दिन है उनका। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और वहां से निकल पड़ा अपनी गाड़ी लेकर। उधर स्तुति अपने रूम में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी उसे। वो तो बस करवटें बदलती जा रही थी। उसके दिमाग में श्लोक की कही हुई बातें और उसका बिहेवियर ही घूमे जा रहा था। वो अब इससे परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि अपने घर वापिस आकर भी वो वहीं थी जैसे। उसे अपने ही घर में अब अजीब सा महसूस होने लगा था। वो उठकर बैठ गई और बोली, हे महादेव, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं वो सब आखिर क्यों सोच रही हूँ जो मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए। क्यों मैं यहाँ आकर भी यहाँ मौजूद नहीं हो पा रही हूँ। मुझे उस इंसान पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों यहाँ सब मेरे आने से इतने खुश हैं, और एक मैं हूँ जो उन सब से ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे उन पर एहसान कर रही हूँ यहाँ रहकर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा महादेव, प्लीज कुछ कीजिए। मैं ऐसे नहीं रह सकती, प्लीज। मैं पागल हो जाऊंगी। अपना सर पकड़कर बैठते हुए, क्या करूं मैं, फिर खुद को समझाते हुए बोली, नहीं स्तुति, तुम्हें खुद को नॉर्मल करना होगा अपनों के लिए, मम्मी पापा और बंधु के लिए, मोक्ष के लिए। वो सब कितने परेशान थे मेरे लिए, कितना प्यार करते हैं सब मुझसे, और मैं उनके प्यार के बदले उनसे ऐसे पेश नहीं आ सकती। सब मुझे ढूंढने के लिए इतना कुछ कर रहे थे, और वैसे भी मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचूं। उससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब वो सब भूल कर मुझे अपनी लाइफ पर ध्यान देना होगा। हाँ, अब किसी को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। वैसे ही बहुत परेशान है सब मेरी वजह से। वो खुद को ऐसे समझा रही थी कि किसी बच्चे को समझाया जाता है। वो खुद को दिलासा दे रही थी, इस बात से अनजान कि जो सब उसे महसूस हो रहा है वो बिना वजह नहीं है। लेकिन अभी इस बात का एहसास होने में उसे समय लगना था। इतना कहकर वो उठी और बाहर गई, जहाँ सब लोग शाम की चाय पी रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। स्तुति के बिहेवियर को देखकर उसे यह देखकर बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से वहां गई और अपनी मम्मी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी आज डिनर में क्या बनेगा। फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, आज ना आप मेरे लिए आलू गोभी और दाल मखनी बनाना। कितने दिन हो गए खाए हुए, और साथ में देसी घी वाली चपाती। मज़ा आ जाएगा आज तो खाकर। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तो वो बोली, अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई एलियन हूँ। उसकी मम्मी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर उसके चेहरे को छूते हुए बोली, शुक्र है तेरा मूड ठीक हुआ, नहीं तो मुझे लगा था कि मेरी बच्ची अब हमसे कभी अच्छे से बात भी नहीं करेगी। स्तुति उनका हाथ थामते हुए बोली, ऐसा क्यों बोल रही हो आप मम्मा। वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मूड खराब हो गया था, और आप सबसे मैंने ऐसे बात की उसके लिए। अपने दोनों कान पकड़कर सबकी तरफ देखते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर, मुझे माफ कर दीजिए सब लोग। सबने उसकी तरफ देखा और सब मुस्कुराने लगे। मोक्ष के डैड बोले, बेटा हम में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है, और ना ही कभी हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन हमें हैरानी इस बात की है कि आखिर किडनैपर्स ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया अचानक से। ना तो कोई ब्राइब का कॉल आया और ना कुछ। अगर उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था तो तुम्हें किडनैप क्यों किया। तभी मोक्ष की मॉम भी बोली, सही कह रहे हैं ये। ऐसे कैसे किडनैपर्स जो किडनैप करके खुद ही बिना किसी रिमांड के छोड़ दें। मुझे तो अब भी डर लग रहा है, कहीं फिर से वो ऐसा करेंगे तो। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, है ना। स्तुति की मम्मा भी बोली, हाँ मुझे भी यही लगता है कि हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। अब मैं अपनी बच्ची की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फिर मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, जो कि बिना पलके झपकाए सिर्फ स्तुति की तरफ देखे जा रहा था, है ना मोक्ष बेटा, तुम क्या कहते हो। उनकी बात से मोक्ष का ध्यान टूटा और वो बोला, जी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी यही लगता है कि अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि आगे वो लोग भी अलर्ट रहें। इनफैक्ट मुझे लगता है कि
स्तुति की तरफ देखते हुए। हमें स्तुति के लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर देना चाहिए, ताकि वो कहीं भी जाए तो कोई हो जो हर पल उसके साथ हो, ताकि वो अकेली ना रहे और किसी को मौका ना मिले उसे नुकसान पहुंचाने का। अब मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता उसकी सेफ्टी के साथ। स्तुति को पुलिस का नाम सुनकर जाने के उस लोग का ख्याल आ गया, जैसे उसकी चिंता होने लगी। वो झट से मोक्ष से बोली, मोक्ष अब क्या फायदा इस सब का, अब तो सब ठीक है ना। मैं भी घर वापस आ चुकी हूँ और ठीक ठाक भी हूँ, तो अब फालतू में सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अब ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इसलिए हमें इससे ज़्यादा अपनी अधूरी रह गई सगाई के बारे में सोचना चाहिए, है ना। स्तुति के मुंह से सगाई की बात सुनकर मोक्ष को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराने लगा और बाकी सब भी। स्तुति के पापा बोले, ये बात तो एकदम पते की है मेरी बच्ची ने। हमें अब अपने बच्चों की अधूरी रह गई रस्म के बारे में सोचना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारी बच्ची एकदम ठीक है, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करके आगे का सोचना चाहिए। तो अब छोड़ो ये सब बातें और ध्यान दो सगाई की तरफ। थोड़ी सी बहस के बाद आखिरकार सब लोग मान ही गए और मोक्ष के मॉम डैड थोड़ी देर बाद बोले, अब हमें चलना चाहिए। अब स्तुति घर आ गई तो सब ठीक है, और अब फिर से पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकालवाकर हम सगाई की डेट फिक्स करते हैं। स्तुति के पापा बोले, चलिए ठीक है, मैं कल पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाकर आपको बताता हूँ। फिर वो लोग चले गए। मोक्ष स्तुति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अभी तक उसे उसके साथ बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पाया तो बाद में बात करने का सोच वो भी वहां से चला गया। वहीं स्तुति ने जल्दी जल्दी में सगाई की बात तो कर दी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि जैसे जल्दीबाजी कर दी हो। वो परेशान सी हो गई थी। वहीं बाकी सब कितने खुश थे, ये देखकर वो भी खुद को खुश रखने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ श्लोक उस जगह पहुंच चुका था जहां से उसे फोन किया गया था। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिसका काम शायद कुछ साल पहले ही बंद कर दिया गया था, और अब वो तस्करों का एक अड्डा थी, जहां पर श्लोक के आदमियों ने उसके कहने पर नजर रखी हुई थी। और आज जब वो लोग होस्टेज लड़कियों को वहां से भेजने वाले थे, तभी श्लोक के कहे अनुसार उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया था और अब तक उन्हें रोके हुए थे। श्लोक वहां पहुंचा और अंदर की तरफ बढ़ा तो देखा कि वहां उसके ऑफिसर्स की गुंडों के साथ झड़प चल रही है। वो भी उसमें शामिल हो गया। उसने एक एक करके कितने गुंडों को ढेर कर दिया। तभी उनका बॉस अंदर से बाहर आया, लेकिन उसके साथ एक होस्टेज लड़की थी, जिसके सर पर उसने गन पॉइंट करके रखी थी। सबका ध्यान उसकी तरफ गया तो वो गरजती आवाज में बोला, खबरदार, अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी की तो मैं इस लड़की के भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा, और जो बाकी के अंदर हैं उन्हें भी बम से उड़ा दूंगा। अगर इन सब की सलामती चाहते हो तो मुझे यहाँ से जाने दो इनको लेकर। उसका हुलिया भी एकदम गंदा सा था, बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी के विलेन की तरह ही। उसे देखते ही इस लोग ने अपने हाथ भी रोक लिए और बाकी सबको भी रोक दिया। वो आगे बढ़ा और श्लोक के सामने आया और बोला, क्या लगता है तुझे इंस्पेक्टर कि तू किसी फिल्म के हीरो की तरह आएगा और हमारे आदमियों को मारकर इन सबको यहाँ से छुड़वा कर ले जाएगा और सबके लिए मसीहा बन जाएगा हमें अरेस्ट करके? गलत सोचा तूने, क्योंकि मैं कोई फिल्म वाला नहीं बल्कि असली वाला विलेन हूँ। गोली चलाकर उसका तकिया कलाम, और यहाँ हीरो की नहीं बल्कि विलेन की चलेगी। इसलिए अब चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दे, इसी में सबकी भलाई है। उसकी बात सुनकर श्लोक कुछ सोचने लगा तो वो फिर बोला, सोचने का वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, जो करना है जल्दी कर, नहीं तो कहीं मेरा मन बदल गया तो बहुत बुरा अंजाम होगा तेरे इन पिल्लों के लिए, क्योंकि यहाँ से तो मैं जाऊंगा ही। इसलिए अब बोल जल्दी, क्या फैसला है तेरा? श्लोक का मन तो कर रहा था कि उसे अभी गोली मार डाले, लेकिन वो कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता था जिससे सबको खतरा हो। इसलिए वो खुद को शांत रखते हुए बोला, ठीक है जाओ, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो बोला, हसीना सिंह की जुबान कभी खाली नहीं होती, वो जो कहता है वो करता है। उसके इतना बोलते ही दिलीप, श्लोक का एक जूनियर, झट से बोल पड़ा, ओए तू अपनी बात करना, लड़कियों को बीच में क्यों ला रहा है? उसके पास खड़ा रॉकी और एक जूनियर उसके कान में बोला, कौन सी लड़की दिलीप? दिलीप बोला, वो तो इसी को पता होगा ना कि हसीना सिंह की बात कर रहा है ये चपड़गंजू। उसकी बात सुनकर वो झट से बोल पड़ा, अबे पुलिस के ठेकेदारों,
मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मेरा नाम ही हसीना सिंह है। इतना सुनते ही सब लोगों को पहले तो शौक लगा और फिर सब लोग एकदम जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। वो सब पेट पकड़कर लोटपोट होने लगे तो श्लोक ने उन्हें सीरियस होने को कहा तो सबने एक साथ मुंह पर उंगली रख ली। हसीना सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया और वहां से होस्टेज लड़कियों को लेकर बाहर की ओर जाने लगा और श्लोक और उसके आदमी चुपचाप देखने लगे। वो लोग बाहर निकलने ही वाले थे कि श्लोक ने दिलीप को कुछ इशारा किया और जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले थे वैसे ही श्लोक ने पीछे से जाकर हसीना सिंह की कनपट्टी पर गन रखी और साथ ही उसकी गर्दन को हाथ के नीचे दबोच लिया था। और वो ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि वो लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए थे और उन्होंने अपनी गन्स भी नीचे कर ली थी। उसी का फायदा श्लोक ने उठाया और उसके एक्शन लेते ही बाकी सभी एक्टिव हो गए और सबने एक एक को दबोच लिया और एक ने बाहर जाकर गाड़ी में बैठे ड्राइवर को भी धर दबोचा और लड़कियों को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। उधर श्लोक और बाकी सब मिलकर खूब धुलाई कर रहे थे हसीना सिंह और उसके गुंडों की। लेकिन हसीना सिंह भी कम नहीं था, वो भी श्लोक को पूरी टक्कर दे रहा था। लेकिन अपना हीरो तो फिर हीरो है ना। चारों खाने चित कर डाला उसने हसीना सिंह को और उसका गला दबोचते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियां बेचकर पैसे कमाने का, उनकी बोली लगाने का, उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हो ना। अब तेरी बोली लगेगी वो भी अदालत में और उस बोली की आखिरी बोली होगी फांसी। और वो मैं मेक श्योर करूँगा। अरे औरत तो पूजने की चीज़ है, भगवान का दूसरा रूप है धरती पर। देवी माँ अपने रूप में यहाँ प्रकट नहीं रह सकती, इसलिए वो एक माँ, एक बहन और एक पत्नी, एक प्रेमिका, एक बेटी के रूप में सबके जीवन में शामिल होती हैं ताकि हम लोग उसकी पूजा कर सकें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गुस्से से उसे जमीन पर धकेल कर गिराकर उसके गले पर पैर रखकर वो जलती आंखों से बोला, हम उस सर के ताज को पाँव की जूती की तरह रखते हैं, घर में उसे नौकर बनाकर रखते हैं। कोई औरत बिस्तर गर्म करने की चीज़ नहीं है जो उसे जब चाहो तब इस्तेमाल करो और फिर किनारे कर दो। याद रखो, अगर वो तुम्हारा बिस्तर गर्म कर सकती है तो अगर वो अपने दुर्गा के रूप में आ जाए ना तो तुम्हें जलाकर भस्म भी कर सकती है। उसकी बोली लगाओगे जिसकी बदौलत तुम इस दुनिया में आए हो। भूल जाते हो कि तुम्हें जन्म देने वाली एक माँ ही है और वो भी एक औरत ही है। और ऐसी हरकतें करके तुम जैसे लोग अपनी माँ की परवरिश को ही गाली देते हो, उसी को बदनाम करते हो। श्लोक अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ वैसे ही हसीना सिंह ने मौके का फायदा उठाकर श्लोक के हाथ से गन छीनकर उसकी तरफ पॉइंट करके फायर कर दिया और सब चिल्ला पड़े। सर, वहीं दूसरी ओर किचन में काम कर रही स्तुति की भी आह निकल गई और उसे अचानक से घबराहट होने लगी। उसकी मम्मी जो कि सब्जी का तड़का भून रही थी, उसकी आवाज़ से झट से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा? तभी उनका ध्यान उसके हाथ पर गया जिससे खून बह रहा था। उन्होंने जल्दी से उसका हाथ पानी के नीचे किया और बोली, ये कट कैसे लग गया? ध्यान कहाँ रहता है अब तुम्हारा? कोई भी काम ध्यान लगाकर नहीं कर रही हो। देखो तो कितना टीप कट गया है, खून ही बंद नहीं हो रहा है। वो बोले जा रही थी लेकिन स्तुति को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही दर्द का आभास हो रहा था। उसे बस घबराहट हो रही थी, लेकिन क्यों हो रही थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। स्तुति की मम्मी ने उसके हाथ में डेटॉल लगाया तो उसे दर्द का एहसास हुआ थोड़ा। फिर उन्होंने बैंडेज लगाई और उसके गाल को छूते हुए बोली, क्या बात है बच्ची, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उसके माथे को छूकर, बुखार तो नहीं है ना? बता ना क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताना बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन ऐसे अंदर ही अंदर घुट मत रहे। उनकी बात पर स्तुति बोली, मम्मा मैं ठीक हूँ, बस सर में जरा दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। इतना कहकर वो जाने लगी तो वो बोली, लेकिन खाना? स्तुति बोली, अभी इतनी भूख नहीं है, थोड़ी देर आराम करके फिर खाऊंगी। वो बोली, ठीक है, तू जाकर रेस्ट कर, मैं तेरे लिए कॉफ़ी भेजती हूँ। स्तुति अपने रूम में चली गई और उसकी माँ परेशान हो गई और बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? जब से आई है तब से कहीं खोई हुई है, बताती भी नहीं है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। प्लीज मेरी बच्ची को पहले की तरह हंसता खेलता कर दो। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए ही स्तुति के लिए कॉफी बनाने लगी। श्लोक को गोली लगते ही सब एकदम से चिल्ला पड़े और वहीं हसीना सिंह
उठ खड़ा हुआ और श्लोक की तरफ फिर से गन तान दी। श्लोक को गोली कंधे के पास वहां पर लगी थी तो वो लड़खड़ा गया था, जिसका फायदा उसने उठाया था। लेकिन फिर भी श्लोक डटा रहा और उस हसीना सिंह के सामने से उसके हाथ से गन छीनकर उसकी तरफ पॉइंट कर दी, और वो भी उसे दबोच कर उसके गले को पकड़कर। श्लोक उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोला, बच्चे हो अभी जो श्लोक उपाध्याय के सामने गन पॉइंट कर दी। वो क्या है ना, मुझे इस चीज़ से सख्त नफरत है कि कोई मेरे सामने मुझसे ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करे, और तूने वही गलती की तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। इतना कहते हुए श्लोक ने एक गोली उसके ठीक कान के 1 इंच साइड में मारी, जिससे हसीना सिंह के पसीने तो छूट ही गए थे, लेकिन साथ में उसकी पैंट भी गीली हो चुकी थी, जिससे सभी की हंसी निकलने लगी थी। श्लोक ने उसका कॉलर एक हाथ से पकड़ा और गन को उसके माथे पर रखकर बोला, वैसे तो मेरा निशाना यहीं लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें सजा देने का हक या तो कानून के पास है और या उन मासूमों के पास जिन्हें तुम खिलौनों की तरह बेचने निकले थे। तो कानून की सजा से पहले तुम्हें उनकी सजा का सामना करना होगा। कहते हुए उसने इशारा किया और एक आदमी जाकर उन लड़कियों को वहां लेकर आ गया। हालांकि वो लड़कियां हसीना सिंह को देखकर डर गई थीं, सहम गई थीं, लेकिन श्लोक ने उन्हें हिम्मत दी और बोला, अब ये तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चों, क्योंकि अब तो खुद कैदी है कानून का, और अब इसे तुम लोग अपने हिसाब से सजा दो, बारी बारी से आकर बिना डरे। उसके काफी हिम्मत देने के बाद वो लोग लाइन करके खड़े हो गए और बारी बारी से आगे आने लगे। जहां श्लोक हसीना सिंह का कॉलर पकड़े खड़ा था, एक लड़की अपने हाथ में चप्पल लिए आई और श्लोक की तरफ देखने लगी, तो श्लोक ने उसे मुस्कुराकर हिम्मत दी और आंखों से उसे हौसला दिया। तो उस लड़की ने हसीना सिंह के मुंह पर दे दनादन चप्पलें बरसानी शुरू कर दी। जब तक उसका मुंह पूरी तरह से लाल नहीं हो गया, वो रुकी नहीं, और उसके मारने के तरीके से पता चल ही रहा था कि उन्हें किस कदर टॉर्चर किया जा रहा था वहां पर। आखिर में जब वो थक गई मार मार कर, तो वो रोने लगी और वहां से आगे बढ़ गई। तभी दूसरी आई और उसने उसके पेट में घूंसे मारने शुरू कर दिए। तीसरी ने भी आकर उसके बाल नोच डाले और चौथी ने आकर उसके चेहरे पर काला रंग पोत दिया। ऐसे ही करके सबने अपने अपने तरीके से उसे सजा दी, और अब हसीना सिंह की शक्ल किसी भूत से कम नहीं लग रही थी, और उसकी हालत भी मार खा खा कर काफी बिगड़ गई थी। इसलिए वो हाथ जोड़कर धीमी आवाज में श्लोक से बोला, प्लीज मुझे ले चलो अब यहाँ से। श्लोक ने उसे बाहर लाकर गाड़ी में धक्का दिया और खुद गाड़ी चलाने लगा। हसीना सिंह के बाकी साथी भी वहीं थे, और उन लड़कियों को एक एक करके सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी श्लोक ने अपने एक आदमी को दे दी और खुद गाड़ी लेकर वहां से सीधे पुलिस स्टेशन चला गया। वहां सभी को हवालात में डाल दिया गया, और तभी श्लोक की बाह में दर्द होने लगा, जो कि गोली लगने के जख्म से हो रहा था। जल्दी से डॉक्टर को वहां बुलाया गया और उसके हाथ पर पट्टी बांधी गई, क्योंकि गोली सिर्फ छूकर गुजरी थी। वहीं दूसरी ओर अपने रूम में बैठी स्तुति को अपनी बेचैनी और घबराहट की वजह खुद ही समझ नहीं आ रही थी। वो बोली, ये क्या हो रहा है आखिर, मुझे क्यों इतना अजीब फील हो रहा है, मुझे जैसे कुछ गलत हुआ है, जैसे मुझे दर्द हो रहा है। हैरानी से, पर क्यों आखिर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे। वो खुद से बातें कर रही थी कि तभी उसकी मम्मी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और उसके पास बैठ गई और उसके हाथ में कॉफ़ी देते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है बेटा, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब तुम अपने आने वाले कल की ओर ध्यान दो, आपके और मोक्ष की आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। पता है, आज भी वो बेचारा तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर वो कुछ नहीं बोला। लेकिन उसकी आंखें पढ़ सकता है कोई भी कि वो तुझे सच में बहुत प्यार करता है और तुझे बहुत खुश रखेगा वो। इसलिए तेरे लिए भी उसकी खुशी उतनी ही मायने रखनी चाहिए। तो इसलिए कल तो उसके साथ बाहर घूमकर आ कहीं, ताकि तुम दोनों का मूड ठीक हो और साथ में समय भी बिता लो दोनों थोड़ा। स्तुति को कुछ ठीक नहीं लगा तो वो बोली, मम्मी क्या ज़रूरत है बाहर घूमने जाने की, घर में ही ठीक है ना। और वैसे भी इसके आगे वो बोल नहीं पाई, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी और खुद बोली, क्या ज़रूरत है, क्या क्या मतलब है, तुम दोनों होने वाले पति पत्नी हो तो साथ में टाइम बिताना तो अच्छी बात है ना। और मोक्ष कौन सा कोई अजनबी है जिसके साथ जाने में तुझे डर लग रहा है। वो तेरा ख्याल तुझसे और खुद से भी ज्यादा रखेगा, ये बात तू भी जानती है।
और मैंने तुम दोनों के लिए दोपहर की मूवी टिकट बुक करवाए हैं। वहाँ जाना और एंजॉय करना, फिर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ढेर सारी बातें करना। और वैसे भी आज शाम को पंडित जी को फिर से बुलाए हैं सगाई का मुहूर्त निकालने के लिए, और कोशिश है कि जल्द से जल्द बाला ही निकले। चल अब कॉफी पी, और इस बात पर नो मोर बहस, समझी? उन्होंने मुस्कुराकर स्तुति के हाथ में काफी थमा दी। तभी स्तुति का फोन बजने लगा। देखा तो मोक्ष का ही कॉल था। उसकी मम्मी मुस्कुराकर बोली, देखो कितनी लंबी उम्र है, अभी याद ही कर रहे थे और अभी फोन आ गया है। चल तू बात कर और कल का प्लान भी बता दे, वो खुश हो जाएगा तेरे मुंह से सुनकर। इतना कहकर वो उठी और बाहर चली गई। स्तुति ने फोन उठाया और हेलो बोला, तो दूसरी तरफ से हल्की सी प्यार भरी आवाज आई, हेलो स्तुति, कैसी हो? ठीक हो ना? स्तुति पिलो को अपनी गोद में रखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मोक्ष बोला, अब ठीक हूँ बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं था क्योंकि तुम नहीं थी ना, लेकिन अब एकदम फिट एंड फाइन हूँ। अच्छा, क्या मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकती हो कल क्या? स्तुति हैरानी से, मतलब? मोक्ष अपनी गाड़ी से टिककर बोला, कल कहीं घूमने चले, सिर्फ हम दोनों। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है और तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। और इतना कहकर वो चुप हो गया। तो स्तुति बोली, और क्या? मोक्ष हल्के से मुस्कुराते हुए, और तुम्हें जी भरकर देखना है। क्या दोगी मुझे अपने समय में से कुछ कीमती पल? स्तुति ने फिर उसे बताया कि उसकी मम्मी ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया हुआ है, जिसे सुनकर मोक्ष को और ज़्यादा खुशी हुई। और वो बोला, ये तो अच्छी बात है, मतलब अब पक्का है कि तुम कल का दिन मेरे नाम कर रही हो? स्तुति ने बस हाँ कहा। तो मोक्ष आगे बोला, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा, वो भी तुम्हारी फेवरेट जगह पर। स्तुति हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि मोक्ष उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और यह बात स्तुति भी जानती थी अच्छे से। मोक्ष ने उसे टाइम बताया और कुछ बात करके फोन काट दिया, लेकिन स्तुति को पता नहीं क्यों अब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। इस मोक्ष के साथ बात करने के बाद भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन ऐसा होने की वजह पता नहीं थी। वो अपनी हालत से खुद ही परेशान होने लगी थी अब। ऐसे ही रात हुई और एक तरफ मोक्ष स्तुति के साथ कल का दिन बिताने के सपने देखते हुए सो गया, और वहीं स्तुति को नींद नहीं आ रही थी कल का सोचकर, क्योंकि कल उसकी सगाई का दिन फिर से फाइनल होने वाला था। और वहीं श्लोक अपने कमरे की छत को ही निहारे जा रहा था, खाली आंखों से। नींद उसकी आंखों में भी नहीं थी। वो स्तुति की कमी को भी फील कर रहा था। वो बस खाली आंखों से छत को देखे जा रहा था, और देखते देखते उसकी आंखों के किनारों से आंसू टपकने लगे। वो सारे लम्हे जिसमें स्तुति उसके साथ थी, उसके पास थी, उसे याद आने लगे। और यह एहसास होते ही अब वो यहाँ नहीं है, उसके अंदर के सारे जज्बात आंसुओं के जरिए बाहर निकलने लगे। वो उठकर बैठ गया और अपने फ़ोन में से स्तुति की फ़ोटो निकाल कर उसे चूमते हुए बोला, जान बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अभी आज ही तो गई हो तुम यहाँ से, और ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से तुम्हें देखा नहीं, जैसे तुमसे दूर हुए जमाना हो गया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे दिल में जज्बातों के सैलाब को छेड़ दिया तुमने? क्यों मुझ जैसे स्टड को अपना कायल बना दिया तुमने? क्यों मुझ में मोहब्बत का तूफान पैदा कर दिया? और अब यह तूफान सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से ही थमेगा, नहीं तो इस तूफान में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जान। हर वो शख्स जो तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा, वो इस तूफान में ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि श्लोक से उसकी स्तुति को अब खुद भगवान भी दूर नहीं कर सकते। तुम मेरी हो जान, और मेरी ही रहोगी। तुम भले ही कहीं और हो इस वक्त, लेकिन याद रखना, तुम कहीं भी रहो, लेकिन रहोगी मेरी ही अमानत। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, हर पल। आई लव यू जान। बहुत मन हो रहा है तुम्हें देखने का, तुम्हें महसूस करने का। क्यों नहीं हो मेरे पास इस वक्त? पर ज़्यादा देर नहीं जान, तुम बहुत जल्द फिर से मेरे पास होगी, बहुत जल्द। इतना कहकर उसने फिर से एक बार उसकी तस्वीर को होठों से लगा लिया, और फिर सीने से लगाकर वैसे ही लेट गया। और थोड़ी देर बाद आखिर उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठा और तैयार होकर नीचे आया, तो सामने उसकी मॉम डाइनिंग टेबल पर नौकर के साथ खाना लगा रही थी। और वो देखकर हैरान हो गया और आकर उनके पैर छुए, और फिर उन्हें हक करके बोला, अरे मम्मा, आप आ गईं? लेकिन कब और कैसे? और मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी फ़्लाइट तो कल की थी ना, फिर आज कैसे? और अगर आना ही था तो मुझे बता तो दिया होता,
मैं आ जाता एयरपोर्ट पर आपको लेने। उसकी मम्मा ने उसके होठों पर हाथ रखा और बोली, अरे अरे बस कर, एक साथ इतने सारे सवाल। मुझे कुछ बोलने देगा तो बताऊंगी ना। कब से बिना ब्रेक के बोले ही जा रहा है। बताती हूँ सब। हाँ, कल ही आने वाली थी, लेकिन फिर सब फंक्शन हो गए और मेरा वहाँ तेरे बिना मन नहीं लग रहा था। अब तेरी फिक्र हो रही थी तो इसलिए इमीडिएट टिकट करवा ली मैंने, संजय को बोलकर, और आ गई। और तुझे नहीं बताया क्योंकि तू फिर अपना सारा काम छोड़कर आ जाता मुझे लेने, तो मैंने सोचा कि खुद ही आ जाती हूँ। अब मिल गए ना सारे जवाब, तो अब मैं हाथ हटा रही हूँ तेरे मुंह से। लेकिन अब कोई सवाल नहीं, ठीक है? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने हाथ हटा लिया और श्लोक बोला, संजय ने मुझे नहीं बताया, वो भी आपने ही मना किया होगा ना। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तू मेरी चिंता इतनी मत किया कर, बच्ची नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ। श्लोक उपाध्याय की माँ तो बहादुर हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं नहीं, तू मेरी माँ है। इतना कहकर वो हंसने लगी कि तभी उनका ध्यान उसके हाथ की पट्टी पर गया और उनका हंसना बंद हो गया और जल्दी से वो उसका हाथ पकड़कर चिंता जताते हुए बोली, ये ये क्या हुआ है श्लोक? और ये चोट कैसे लग गई तुझे? बता मुझे क्या हुआ है। लगता है जैसे काफी खून बहा है। कैसे काम करता है तू इतनी लापरवाही? पक्का ध्यान कहीं और होगा तेरा। बता जल्दी से क्या हुआ है। तू बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? उन्होंने श्लोक की तरफ देखा जो कि हौले से मुस्कुरा रहा था। वो बोली, क्या हुआ? तू मुस्कुरा क्यों रहा है? श्लोक उनके दोनों गालों को हाथों में लेकर बोला, मेरी प्यारी और भोली माँ, अभी अभी आप मुझे कह रही थी कि आप मेरी माँ हैं। श्लोक उपाध्याय की माँ। बहादुर हैं आप, और अभी इतनी सी चोट देखकर घबरा गई। उसकी माँ बोली, हाँ तो माँ हूं ना मैं तेरी। तेरी चोट देखकर फिक्र और तकलीफ दोनों होगी ही। कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन मेरे लिए मेरा भाई छोटा सा श्लोक ही रहेगा। इसलिए अब मुझे बातों में उलझा मत और चुपचाप बता कि कैसे लगी है चोट तुझे। श्लोक चुटकी बजाते हुए बोला, अरे मम्मा, आपको शॉपिंग किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं ना। आज आपको शॉपिंग लेकर चलूं, और साथ में आज एक न्यू मूवी प्रीमियर हो रही है, वो देखने चलें दोनों साथ में। उसकी मम्मा बोली, ये उम्र तेरी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की है, ना कि माँ के साथ। और शॉपिंग मैंने अभी जाने से पहले ही की थी, इसलिए मुझे उलझाने की कोशिश करना बेकार है। चुपचाप से बता दे, नहीं तो मैं संजय से फ़ोन करके ऑफिस में पूछ लूँगी, और तू जानता है वो मुझे सब सच ही बताएगा। श्लोक बोला, क्या मम्मा, मैं हूं ना, आपको संजय से जासूसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ। वो एक्चुअली बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो मैं भी खेलने लगा, और गोल करने के चक्कर में मैं गिर गया और लग गई बस। अच्छा तो ध्यान से खेलना चाहिए ना बेटा, ज़्यादा लग जाती तो। अभी दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मम्मा, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं लगी थी। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि आज तेरे साथ फिल्म देख ही आऊँ। क्या पता फिर गर्लफ्रेंड या बीवी मिलने के बाद तू माँ को साथ लेकर जाएगा या नहीं, और इसी बहाने थोड़ी शॉपिंग और कर लूँ। क्या कहते हो? श्लोक उनके कंधे पकड़कर बोला, मेरी प्यारी माँ, आपको पता है ना, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो आगे से ऐसी बात मत कीजिएगा। और हाँ, चलिए चलते हैं। आज इसी बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। वैसे भी घर में घुटन सी हो रही है। आज के सारे प्लान्स कैंसिल। आज मेरा पूरा दिन मेरी मम्मा के नाम। ठीक है, तू नाश्ता कर ले, फिर तैयार होकर चलते हैं। वो मुस्कुराकर बोली और दोनों नाश्ता करने लगे। उधर स्तुति की फैमिली भी बैठकर नाश्ता कर रही थी कि मोक्ष आ गया, और उसे देखकर सब खुश हो गए और उसे भी नाश्ता करने के लिए कहा। और स्तुति की मम्मी उसे सर्व करने लगी, लेकिन स्तुति चुपचाप खाना खा रही थी। हालांकि मोक्ष स्तुति के पास वाली चेयर पर ही बैठा था, लेकिन स्तुति को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता खत्म किया और मोक्ष स्तुति से बोला, स्तुति जाकर रेडी हो जाओ, 12 बजे का शो है, तो हमें आधा घंटा पहले जाना चाहिए। स्तुति की मम्मी भी बोली, हाँ जाकर तैयार हो जा जल्दी से, लेट मत होना, और अच्छे से तैयार होकर आना। और मोक्ष बेटा, तुम बैठकर टीवी देख लो स्तुति के पापा के साथ। आज दोपहर को पंडित जी आएंगे, इसलिए आज इन्होंने छुट्टी कर ली। और हाँ, तुम लोगों को जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है इस वजह से, क्योंकि वहाँ तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आराम से रात को आना, पूरा दिन एंजॉय करना। ठीक है? जी मम्मी।
मोक्ष ने हंसते हुए कहा और स्तुति की तरफ प्यार से देखने लगा, जो कि किसी सोच में गुम थी। उसकी मम्मी ने फिर से उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गई तुम? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जा रही हूँ मम्मी। इतना कहकर स्तुति वहां से अपने रूम में चली गई और तैयार होने लगी। चेंज करने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखने लगी। उसने येलो कलर का फ्रॉक स्टाइल कमीज और सलवार पहना था, जिसके साथ बॉटल ग्रीन कलर का दुपट्टा था। बाल खुले छोड़े थे और उसने छोटे छोटे झुमके कानों में पहन लिए और हल्की सी ऑनियन पिंक शेड की लिपस्टिक लगा ली। बाकी तो उसे किसी मेकअप की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि उसकी सादगी ही उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए काफ़ी थी। तैयार होने के बाद वो वहाँ से जाने लगी तो अचानक से पीछे से आवाज़ आई, नज़र का टीका तो लगा लो जान, नहीं तो ऐसे बाहर जाओगी तो यह दुनिया मेरी जान को नज़र लगा देगी, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। यह आवाज़ सुनते ही स्तुति की आंखें बड़ी हो गईं और उसने मुड़कर देखा तो उसे अपने सामने श्लोक दिखाई दिया। तो उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। श्लोक धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ उसके पास आने लगा। स्तुति की दिल की धड़कन जाने क्यों तेज होने लगी थी। वो पीछे पीछे जाने लगी और श्लोक उसकी तरफ बढ़ने लगा। स्तुति पीछे जाती जाती दरवाजे से जा लगी और वहीं रुक गई, और श्लोक के बढ़ते कदम उसके एकदम पास आ गए और दरवाजे के पास दीवार पर हाथ रख लिया और दूसरा हाथ पॉकेट में था। वो गहरी नज़रों से स्तुति को देखने लगा और स्तुति तो एकदम शांत हो गई थी। वो भी उसकी तरफ देख रही थी। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बोली, आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अटक अटक कर बोली, क्योंकि आवाज़ तो निकल नहीं रही थी उसकी, श्लोक के इतने पास होने की वजह से। श्लोक उसकी इस अदा पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसकी चिन पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तो बस अपनी जान को देखने आया था। सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मैं तो पहले से ही तुम्हारा कायल हूँ जान, लेकिन जितनी बार तुम्हें देखता हूँ उतनी बार तुमसे और भी ज़्यादा इश्क होने लगता है। उसकी करीबी और उसकी बातों से स्तुति की सांसें भी तेज होने लगी थीं। श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने के बाईं ओर रख दिया और बोला, देखो ना, ये तुम्हारे पास आते ही मेरे काबू से बाहर हो गया है जान। मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है इस पर से अब। उसकी बात स्तुति बड़े ध्यान से सुन रही थी। श्लोक आगे बोला, सच कह रहा हूँ जान, जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, तब से ये दिल मेरा रहा ही नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा होकर रह गया है। हर पल सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मुझ में मुझसे ज़्यादा तुम हो जान। अब तो ये ज़िंदगी तुम्हारे ही नाम है मेरी। तुम हो तो मैं जिंदा हूँ, और तुम नहीं तो मैं भी नहीं। और अगर तुम मुझसे दूर गई ना, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने का कोई मतलब ही नहीं है अब मेरे लिए। फिर थोड़ा शरारती मूड में बोला, खैर ये सब बातें छोड़ो, लेकिन आज तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही हो जान। वैसे तो हर टाइम खूबसूरत ही लगती हो, लेकिन आज पता नहीं क्यों कुछ अलग लग रही हो। तुम्हें देखकर कोई भी पागल हो जाए और शायद तुम्हें नज़र भी लगा दे, लेकिन जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी परछाई तक को कोई नज़र उठाकर देखे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए नज़र का टीका लगा दूं। कहते हुए उसने स्तुति की आंख से ही काजल निकाला और उसके कान के पीछे लगा दिया। फिर बोला, अब ठीक है। अब मैंने तुम्हें अपने प्यार का रक्षा कवच लगा दिया है। अब कोई ऐसी वैसी नज़र तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। फिर थोड़ा सीरियस होकर, और अगर गलती से कोई बुरी नज़र आ भी गई, तो उस नज़र को अपनी आंखों से ही दूर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी जान हो, श्लोक उपाध्याय की जान। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। इतना कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया और स्तुति उसकी सरकत पर। स्तुति की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं और आंखें तो बाहर आने को ही हो गई थीं। श्लोक उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, आज बहुत प्यार आ रहा है जान तुम पर। मन कर रहा है कि आज सारा प्यार लुटा दूं तुम पर। इतना कहकर वो उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। स्तुति तो मानो सुन्नी हो गई थी। हलक से आवाज आनी बंद हो गई हो और शरीर पत्थर का हो गया हो। श्लोक उसके करीब आने लगा। वो उसके चेहरे के एकदम करीब आ गया। दोनों की सांसें आपस में टकराने लगीं। स्तुति चाहते हुए भी श्लोक को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, और उसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। श्लोक उसके होठों के एकदम पास आ चुका था और स्तुति ने अपने दुपट्टे को हाथों में भींच लिया। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज स्तुति के कानों में पड़ी।
तो हड़बड़ाकर उसने आंखें खोली और देखा कि सामने कोई नहीं है उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। वो इधर उधर देखने लगी जैसे श्लोक को ढूंढ रही हो, लेकिन माँ कोई था ही नहीं अब। तभी फिर से दरवाजे की आवाज़ आई और उसकी माँ बोली, स्तुति बेटा दरवाज़ा खोल, कितनी देर लगाएगी और बेचारा मोक्ष कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ अब, वो हड़बड़ाते हुए बोली। जी जी मम्मी आ रही हूँ, बस 2 मिनट में। हाँ जल्दी आओ, इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। और स्तुति खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी अभी भी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो हुआ था वो सच था या उसका कोई वहम। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या था भोलेनाथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये मेरा वहम था या सच? जो कुछ अभी हुआ, जो जो मैंने महसूस किया, क्या वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी? अगर हाँ तो क्यों? क्यों मैं ये सब सोच ही क्यों रही हूँ आखिर? मेरे दिमाग में ये चीज़ आखिर आ ही क्यों रही है? ये सब गलत है महादेव। मैं ये सब नहीं सोच सकती। मुझे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना होगा। हाँ स्तुति, तुम्हें खुद के दिमाग को भटकने से रोकना होगा। वो खुद से बात कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। देखा तो मोक्ष का कॉल था। उसने फ़ोन उठाया तो मोक्ष बोला, क्या हुआ स्तुति, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? स्तुति बोली, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और दरवाज़ा खोलकर नीचे चल पड़ी। मोक्ष की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो सब कुछ एक पल के लिए भूल ही गया और बस उसे अपलक निहारने लगा। उसकी आंखों में उसकी तस्वीर बसाने लगा। स्तुति नीचे भी आ गई, लेकिन मोक्ष की नज़र अभी भी वहीं जमी हुई थी। स्तुति आकर उसके सामने खड़ी हुई और बोली, सॉरी मोक्ष। उसकी आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और वो स्तुति की तरफ देखने लगा। स्तुति आगे बोली, वो मैं एक्चुअली। उसके आगे बोलने से पहले ही मोक्ष ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं। स्तुति हल्का सा मुस्कुरा दी और दोनों चल पड़े बाहर। मोक्ष ने स्तुति के लिए कार का दरवाज़ा खोला और स्तुति अंदर बैठ गई। मोक्ष आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। गाड़ी चलाते हुए बार बार उसकी नज़र स्तुति की तरफ चली जाती, लेकिन स्तुति का ध्यान तो कहीं और ही था, जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। इससे अनजान मोक्ष ने माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और गाना लगा दिया। वो गाना सुनकर मोक्ष अपने और स्तुति के बारे में सोचने लगा, लेकिन स्तुति के कानों में गाना पड़ते ही उसे ना जाने क्यों श्लोक का ख्याल आने लगा। गाना कुछ यूं था, म्यूजिक, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। यह लिरिक्स सुनते ही मोक्ष स्तुति की तरफ देखने लगा, जैसे अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहता हो। स्तुति ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। आगे गाना बजा और स्तुति की आंखों के सामने वो सारे सीन चलने लगे जिनमें वो श्लोक के साथ थी। दिल ने यह कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। आगे के रिलैक्स आते ही स्तुति ने मोक्ष की तरफ देखा, जैसे वो अपनी बात उस तक पहुंचाना चाहती हो। कैसे आंखें चार कर लूं, कैसे एतवार कर लूं, अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकरार कर लूं। मोक्ष ने स्तुति के हाथ पर हाथ रख दिया और आंखों से उसे भरोसा रखने का इशारा किया। दिल ने यह कहा है दिल से, दिल ने यह कहा है दिल से। पूरा गाना दोनों अपनी अपनी अलग अलग फीलिंग्स के साथ सुन रहे थे। जहां मोक्ष स्तुति के साथ सपने देखते हुए गाना सुन रहा था, वहीं स्तुति की आंखों के सामने बस लोक का चेहरा और उसके ख्याल घूमे जा रहे थे। थोड़ी देर में वो लोग थिएटर पहुंच गए। मोक्ष गाड़ी से उतरा और स्तुति की तरफ का दरवाजा खोला। स्तुति भी गाड़ी से उतरी और दोनों थिएटर की तरफ चल पड़े। उसके कुछ सेकंड बाद ही श्लोक की गाड़ी आकर वहां रुकी और उसमें से श्लोक और उसकी मम बाहर आए और वो भी अंदर चल पड़े। मोक्ष और स्तुति अंदर गए तो मोक्ष बोला, स्तुति तुम जाकर सीट पर बैठो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। स्तुति बोली, हाँ ठीक है, पर जल्दी आना प्लीज। हाँ मैं बस 5 मिनट में आया, तुम चलो। इतना कहकर मोक्ष वहां से चला गया और स्तुति अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और मोक्ष का वेट करने लगी। तभी श्लोक भी अपनी मॉम के साथ अंदर आया और अपनी सीट की तरफ चल दिया, क्योंकि खाने के लिए उसे जो चाहिए होगा वो खुद उस तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी काफ़ी हद तक वहां चलती थी। थिएटर का मालिक श्लोक को अच्छी तरह से जानता था,
इसलिए उसके गेट पर आते ही गार्ड्स ने भी उसे बिस किया। उसके बाद वो सीधे सीट पर ही चल दिया। श्लोक अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। थिएटर में अंधेरा था क्योंकि मूवी बस शुरू होने ही वाली थी। इसलिए वो अपने ध्यान से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और बैठते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। दिल एकदम जोर से धड़क उठा। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और उसकी मॉम ने पास वाली सीट पर बैठे हुए कहा, क्या हुआ बेटा, अब बैठ जाओ, मूवी शुरू होने वाली है। श्लोक बिना कुछ कहे बैठ गया, लेकिन अभी भी वो एहसास कम नहीं हो रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसका हाथ खुद ब खुद ही उसके सीने की बाईं ओर चला गया। वो मन में बोला, ये क्या हो रहा है मुझे आखिर? ऐसा क्यों लग रहा है कि स्तुति मेरे आसपास है कहीं? क्यों उसके होने का एहसास हो रहा है मुझे? वो इधर उधर देखने लग गया। बाईं ओर देखा, कुछ नहीं दिखा। दूसरी ओर देखने लगा तो स्क्रीन पर मूवी शुरू हो गई और हल्की सी रोशनी हो गई। जब अपने दाईं ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे अपने सामने स्तुति दिखाई दे रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पर, इसलिए खुद को यकीन दिलाने के लिए उसने 2-3 बार पलकें झपकाईं, लेकिन अभी भी स्तुति वहीं थी और उसका ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन की तरफ था। और वो एक चेयर छोड़कर बैठी हुई थी और बीच वाली चेयर पर एक लड़का बैठा हुआ था जो पीछे की तरफ होकर बैठा था। इसलिए श्लोक स्तुति को देख पा रहा था। स्तुति को देखते हुए उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई जो पिछले 2 दिनों से गायब थी। आंखों में वो चमक आ गई वापस जो स्तुति की मौजूदगी की गवाह होती है। होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और दिल में सुकून। वो बस बिना पलक झपकाए उसे देखने लगा। तभी उसकी नज़र स्तुति के पास वाली चेयर पर पड़ी जहाँ मोक्ष बैठा हुआ था, जिसे देखकर श्लोक के एक्सप्रेशन कुछ नॉर्मल हो गए। मोक्ष ने पॉपकॉर्न स्तुति की तरफ बढ़ाए तो स्तुति ने मुस्कुराते हुए खा लिए। मोक्ष भी मुस्कुरा दिया और यह देखकर श्लोक की जलन का लेवल तो पता नहीं कहाँ तक चला गया था। उसकी पकड़ चेयर के साइड पर बने स्टैंड पर कसने लगी। उसने अपना मुंह फेर लिया और फिल्म की तरफ देखने लगा, लेकिन ध्यान लगे तब ना। ध्यान तो था अपने साइड में बैठी हुई स्तुति पर, जो इस वक्त मोक्ष के साथ उसे खुश दिखाई दे रही थी। रह रहकर ध्यान उस तरफ जा रहा था। मोक्ष जब भी स्तुति की तरफ मुस्कुराकर देखता तो स्तुति भी मुस्कुरा देती हल्का सा। असल में तो उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था जब से वो यहाँ आई थी, लेकिन उसी ये सब उसके ज़्यादा सोचने का नतीजा लग रहा था, इसलिए बस इस बात को इग्नोर किए जा रही थी। खैर, बड़ी मुश्किल से श्लोक ने ये 2.5 घंटे बिताए थे, लेकिन उसका ध्यान फिल्म की बजाय इन 2.5 घंटों में सिर्फ अपनी जान पर था, जो उससे सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर ही बैठी थी। मन में तो बार बार यही तलब उठ रही थी कि जाकर उसके बिल्कुल पास बैठकर उसे निहारा जाए और प्यार किया जाए, लेकिन ये मुमकिन तो था ही नहीं ना इस वक्त। इसलिए बस अपनी आंखों को ठंडक दे दी। बस इन कुछ लम्हों में फिल्म खत्म हुई और सब लोग बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते पूरा थिएटर भी खाली हो गया। लेकिन श्लोक अभी भी वहीं नजरें जमाए बैठा हुआ था जहाँ स्तुति बैठी थी, लेकिन अब वो भी वहां से जा चुकी थी। श्लोक की मम ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिलाया और बोली, क्या हुआ है बेटा? फिल्म तो कब की खत्म हो चुकी है, तू उठ क्यों नहीं रहा है? देख, सारा हाल खाली हो गया है। और उधर क्या देख रहा है कब से? उनकी बात सुनकर श्लोक को एकदम से होश आया और वो हड़बड़ा गया और एकदम से उठकर बोला, जी जी मॉम, चलिए ना, कितना टाइम हो गया, अभी तो हमने लंच भी करना है। मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी है। वो एक ही सांस में बोले जा रहा था। उसकी मॉम हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, तू ठीक तो है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, चलिए अब चलते हैं। उसने उन्हें कंधों से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा, लेकिन नजरें इधर उधर ही थीं अभी भी, कि शायद जाते हुए महबूब का दीदार हो ही जाए एक बार तो। लेकिन स्तुति उसे कहीं नहीं दिखी। वो लोग बाहर आ गए और श्लोक ने मम को गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गया और अपना फ़ोन पॉकेट से निकालने लगा तो फ़ोन वहाँ था ही नहीं। वो बोला, ओह सिट, मेरा फ़ोन। मॉम बोली, क्या हुआ? मॉम, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, लगता है कहीं गिर गया। मैं अभी चेक करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। इतना कहकर वो अपना फ़ोन ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया और थिएटर की तरफ जाने लगा और साथ में इधर उधर नजरें भी घुमा रहा था कि कहीं गिरा होगा तो मिल जाएगा। वो काफ़ी आगे तक आ गया, लेकिन उसे फ़ोन नहीं दिखा।
उसे लगा कि शायद उसने खो दिया है, फोन अब नहीं मिलेगा। वो निराश होते हुए बोला, लगता है अब नहीं मिलने वाला, चलो चलते हैं। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा कि उसके कानों में एक आवाज आई, सुनिए, क्या ये फोन आपका है? यहीं गिरा हुआ मिला मुझे। ये आवाज सुनते ही वो पलटा कि आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गईं। उसके सामने स्तुति खड़ी थी, हाथ में उसका फोन लेकर। स्तुति की आंखें भी श्लोक को देखते ही बड़ी हो गईं और फोन उसके हाथ से छूटने ही लगा कि स्तुति ने आगे बढ़कर फोन थाम लिया और उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, आराम से जान, इतनी भी क्या खुशी मुझे देखकर कि मेरा ही फोन तोड़ने वाली थी। स्तुति कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से जाने लगी कि श्लोक ने उसका हाथ थामकर उसे रोक लिया और इसी के साथ शायद स्तुति के दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया था। श्लोक की इस हरकत से स्तुति एकदम हैरान रह गई और एक जगह पर ही जमसी गई मानो। श्लोक वैसे ही बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जान, थोड़ी देर रुक जाओ ना। पूरे 48 घंटे 25 मिनट और 16 सेकंड बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कम से कम जी भर कर देख तो लेने दो। इन आंखों को इतने समय बाद उनका सुकून मिला है, उन्हें यह तसल्ली तो होने दो कि यह कोई वहम नहीं है उनका, बल्कि एक हकीकत है। उसकी यह बात सुनकर तो स्तुति की धड़कन और भी बढ़ गई। श्लोक वैसे ही उसका हाथ पकड़े हुए उसके आगे आया और उसे एक तरफ ले गया। यूं तो स्तुति झट से उससे दूर चली जाती, लेकिन जाने क्यों उसने इस बार उसका जरा भी विरोध नहीं किया। वो चुपचाप उसके साथ चली गई, जैसे खुद से ज्यादा भरोसा हो उस पर। श्लोक उसे एक साइड लेकर आया और चुपचाप बस उसे निहारने लगा। स्तुति नजर झुकाए बस खड़ी थी, कुछ ना बोल रही थी, ना कुछ रिएक्ट कर रही थी। श्लोक ने अपनी एक उंगली उसकी ठुड्डी पर रखते हुए उसके चेहरे को ऊपर किया और बोला, नहीं जान, और मत तड़पाओ ना, अब यूं नजर चुरा कर। तुम जानती नहीं तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पा हूं मैं, तुम्हें एक नज़र देखने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए। वो कमरा मुझे हर पल तुम्हारी याद दिला रहा था, जहाँ तुम रहती थी। ये दिल हर पल बस एक ही जिद करते रहता है कि बस तुम्हारे पास जाना है। पता है कितनी मुश्किल से रोके हुए था इसे, ये मुझसे भी बगावत करने लग पड़ा है अब तुम्हारे लिए। स्तुति ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो श्लोक आगे बोला, सच कह रहा हूँ जान, एक पल भी तुम्हारे बिना जीना अब सजा लगने लगा है मुझे। लगता है कि जैसे उधार की जिंदगी जी रहा हूँ मैं। फिर एकदम से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मन करता है कि तुम्हें खुद में ही कहीं कैद करके रख लूं, ताकि तुम चाह कर भी मुझसे दूर न जा सको। अपने प्यार में यूं बांध कर रख लूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उस डोर को तोड़ ना पाए। तुम हर पल यूं ही मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मेरी बनकर, सिर्फ मेरी। तुम पर किसी का साया भी कभी पड़ने ना दूं मैं। लेकिन ऐसा तो तभी कर सकता हूं ना मैं, जब तुम मुझे इजाजत दो, क्योंकि तुम्हारी इजाजत के बिना मैं अब कुछ नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें तकलीफ हो। क्योंकि तुम्हें अगर मेरे होते हुए भी तकलीफ हो तो मेरे होने का क्या मतलब। उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, एक बार बस इजाजत दे दो अपने प्यार की जान। एक बार बस कह दो कि मुझे हक है तुम पर, कि तुम्हें भी प्यार है मुझसे, कि तुम्हें भी वैसी मोहब्बत है मुझसे जैसी मुझे है तुमसे जान। जैसे मेरे प्यार में शिद्दत है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए थोड़ी ही सही पर तड़प है। बस एक बार कह दो जान, वादा है मेरा तुमसे, इस दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे या तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी कभी। खुद मिट जाऊंगा लेकिन तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। हम दोनों के बीच आने की इजाजत इस हवा को भी नहीं दूंगा। इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें भी खुद से उतना ही प्यार हो जाएगा जितना कि मुझे है तुमसे। कह दो एक बार, दैट यू आल्सो लव मी। कह दो ना जान, एक बार कह दो। इतना कहते कहते वो कब स्तुति के चेहरे के एकदम पास आ गया, यह शायद उसे भी पता नहीं चला। जैसे स्तुति को यह एहसास हुआ तो उसने झट से श्लोक को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे श्लोक भी एकदम से होश में आया और उसने स्तुति की तरफ देखा, जो कि गुस्से वाली नजरों से उसे देख रही थी। श्लोक को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उसके पास आने लगा और कुछ बोलने को हुआ कि तभी स्तुति ने गुस्से से उसे हाथ दिखाते हुए वहीं रुकने के लिए कह दिया और बोली, बस एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कब से तुम्हारी ये बकवास सुने जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रही तो मतलब हद पार कर दोगे बेशर्मी की।
मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे डरती हूँ या मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं चुप थी अब तक, लेकिन अब तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की है, जो मुझे गवारा नहीं है बिल्कुल भी। उसे उंगली दिखाते हुए वो बोली, कान खोलकर सुन लो मिस्टर, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। अरे प्यार तो छोड़ो, मुझे तो तुमसे कोई हमदर्दी तक ना हो। तुम मेरे किडनैपर हो, याद है मुझे। और मुझे अगवा करने वाले इंसान के साथ मुझे प्यार हो सकता है भला? भूल जाओ सब कुछ। आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना कभी भी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। समझे तुम? इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए चल पड़ी। श्लोक को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया और इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसने गुस्से के मारे अपना वही हाथ जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे जोर से दीवार पर दे मारा। प्रेशर की वजह से जख्म ताजा होने के कारण खून रिसने लगा और श्लोक के मुंह से दर्द के मारे हल्की सी आह निकल गई, जिसे जाती स्तुति ने सुन लिया था और जाने क्यों मुड़कर देख भी लिया था। जैसे उसका ध्यान उसकी खून लगी शर्ट पर गया तो वो घबरा गई एकदम और बिना सोचे समझे ही भागती हुई उसके पास आ गई और बोली, ये क्या हुआ है हाथ पर? ये इतना सारा खून कैसे बह रहा है? कहाँ से लगी है चोट? वो बड़बड़ाए जा रही थी और श्लोक उसका रिएक्शन और खुद के लिए उसकी फिक्र देखकर हौले से मुस्कुरा दिया और एक सुकून सा भी मिल रहा था उसे स्तुति के मन में अपने लिए परवाह देखकर। अब उसे इस दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। स्तुति घबराहट के मारे उसके हाथ पर फूंक मारे जा रही थी, जैसे ऐसा करने से उसका दर्द कम हो जाएगा। और उसकी यह हरकत देखकर श्लोक को उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। स्तुति उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसकी तरफ देखने लगी और उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर गुस्से से बोली, अजीब पागल इंसान हो, दर्द में मुस्कुरा रहे हो, इतना खून बह रहा है और दांत दिखाए जा रहे हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये चोट कैसे लगी? श्लोक उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, गोली लगी थी। उसके इतना कहते स्तुति की आंखें बड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने अभी सुना उस पर। वो हैरानी से बोली, क्या हुआ? गोली लगी थी जान? श्लोक बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो स्तुति ने उसकी शर्ट हटाकर ऊपर की और पट्टी देखी, जो इस वक्त खून से लथपथ हो चुकी थी, क्योंकि श्लोक ने बड़ी जोर से हाथ मारा था। उसने एक बार फिर से श्लोक की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही निहार रहा था। स्तुति ने जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे उसकी पट्टी खोलना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि खून से भरी हुई पट्टी से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। उसने उसकी पट्टी खोल दी और अपने बैग से एंटीसेप्टिक निकाला और उसकी चोट पर हल्के हल्के से फूंक मारते हुए लगाने लगी। और ये पल श्लोक के लिए बहुत ही खूबसूरत था। वो बस उसे अपलक देखे जा रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।